रही है हमारे ऊपर ये जो अजाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, रिपोर्टर डायरी के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। बात करें फैसलाबाद में सियासत के हवाले से तो यहाँ पर अभी ज़िमनी इंतखाबात चल रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर बलदियाती इलेक्शंस की हल्का बंदियाँ भी मुकम्मल हो चुकी हैं। फिर अगर बात करें प्रोविंशियल इलेक्शन की, अभी तारीख नहीं आई, ताहम तैयारियाँ मुकम्मल है। जनरल इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की क्या अप्रोच है इस वक्त, उम्मीदवार क्या सोच रहे हैं, यहाँ पर जो ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की क्या सोच है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी के लोग क्या सोच रहे हैं और क्या उम्मीदें लेकर इलेक्शन में उतरना चाहते हैं, और क्या इलेक्शन इस साल ही मुमकिन बनाए जा सकते हैं या इसमें भी कोई गैर मामूली ताख़ीर का सामना करना पड़ सकता है। तो ये तमाम सवालात के जवाब जानेंगे। इलेक्शन कमीशन पर जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं या जो बातें की जाती हैं तैयारियों के हवाले से, वो इलेक्शन ऑफिसर से जानेंगे कि वो तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची हैं, कितनी बाकी हैं, क्या वजूहत है इन इंतखाबात की, और क्या जिस तरह से महंगाई की लहर बढ़ती ही चली जा रही है तो क्या पीडीएम के लिए इलेक्शन पर फोकस करना मुमकिन हो सकेगा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ पर बिल्कुल ही फ्री हैंड दे दिया जाएगा। तो ये तमाम बातें आज डिस्कस करेंगे, जानेंगे यहाँ पर तमाम लोगों से, पार्टी उम्मीदवारान से, स्टेक होल्डर से, इलेक्शन कमीशन से। ये तमाम सवालात के जवाब जानेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जब बात करें ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से तो उम्मीदवारों की जानब से जो जोशो खरोश का सामना किया गया कागजात नामजदगी के हवाले से, हालांकि पीडीएम की जानब से बाइकाट भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद नून लीग के लोग, आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार तो सामने आ गए, पीडीएम के बाज़ाब्ता नहीं आए। आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पर मुजम्मल डोगर मौजूद है, यहाँ पर यानी 109 से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। डोगर साहब, बड़ी खुशी हुई, नौजवान लोग आगे आ रहे हैं, क्या प्लान होगा इलेक्शन के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जी आज से बाकायदा कैंपेन का आगाज़ हो जाएगा, क्योंकि आज मेरी सिक्योरिटी मुकम्मल हो गई है और इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है कि ये कागजात नामजदगी कबूल हो जाएंगे। और आज से भरपूर कैंपेन का आगाज़ करेंगे, डोर टू डोर जाएंगे, लोगों के मसाइल सुनेंगे, इन्हें हल करेंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे कि नए लोगों का साथ देना चाहिए। कब तक हम पुराने बसीदा लोगों को देखते रहेंगे जिन्हें 40 साल से देख रहे हैं, मुल्क के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। नौजवानों को मौका दें, काबिल हुनरमंद लोगों को मौका दें ताकि वो आएँ, मिडिल क्लास हों, आप में से आएँ, ऊपर नीचे से ऊपर राइज़ करें और आपके बुनियादी मसाइल को हल करें, अपने लोगों की खिदमत करें, मुल्क व कौम की तरक्की के लिए अपना तमाम नौजवान अपना किरदार अदा करें। जब तक हर नौजवान सियासी नहीं होगा तब तक मुल्क तरक्की नहीं करेगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा लेंगे या किसी पार्टी का टिकट भी अप्लाई करेंगे? नहीं, इंशाल्लाह ताला जी मैं आज़ाद सी से इलेक्शन लड़ूंगा और पूरी ताकत से लड़ूंगा। और ये एक मेरा मैसेज होगा कि एक मिडिल क्लास घराने से लड़का उठ के कौमी असम्बली में आज़ाद सी से जाएगा। इससे और लोगों को और नौजवानों को हौसला मिलेगा कि मेहनत करके कोई भी आदमी ऊपर आ सकता है। मैं 5 से 7 साल से हल्के में मौजूद हूँ, मैं लोगों की खुशी गमी में शामिल रहा हूँ और अपनी वसात के मुताबिक जहाँ तक लोगों के मसाइल हल कर सकता था मैंने किए हैं। और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि मेरे हल्के का रिस्पांस मुझे 100% है। और मैं इन पुराने जो लोग हैं जिन्होंने 40 साल मुल्क के लिए कुछ नहीं किया, मैं इंशाल्लाह ताला उनके लिए अपना टाइम वक़्फ़ करूँगा, अपनी सलाहियतें लगाऊंगा और अपने हल्के की सबसे पहले अपने हल्के की तमीर और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करूँगा। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपको लगता है कि आज़ाद उम्मीदवार के लिए गुंजाइश मौजूद होती है हल्के की आवाम की? जी सर, बिल्कुल होती है। जो हालात आज हैं ऐसे पहले कभी नहीं थे। आज हल्के में आज़ाद उम्मीदवार के लिए 100% स्पेस है, क्योंकि पिछले 2-3 माह पहले सब मुल्क की तमाम पार्टी हुकूमत में थी। अगर कोई अपोजिशन में था तो सिर्फ अवाम थी। अवाम इस वक्त हर पार्टी से बिल्कुल उनका दिल चाट हो चुका है। वो देख रहे हैं कि नए नौजवान आएँ, आज़ाद हैसियत में आएँ और इन्हें हम वोट दें ताकि इधर से एक नए लोग उठ के असम्बली में जाएं और इनका कोई ग्रुप बंदी हो और आगे नए लोग आके एक नया सिस्टम बनाएं। और ये इंशाल्लाह ताला ऐसे ही सिलसिला चलेगा और मुल्क तरक्की करेगा इंशाल्लाह। क्या मंशूर होगा? सबसे पहले जी हमारे 4-5 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो हम जो तालीम का सिस्टम है, सेहत का सिस्टम है, सबसे पहले इन 2 चीज़ों पे काम करेंगे। जब आपकी सेहत अच्छी होगी तो आप बाकी काम कर सकते हैं। जिस वक्त तक एक बच्चा सेहतमंद नहीं होता वो पढ़ लिख भी नहीं सकता। हम सबसे पहले अपनी जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है इसमें तब्दीलियां करेंगे, अच्छे डॉक्टर्स लगाएंगे और उनको एक बताएंगे कि आप लोगों के लिए दिल में दर्द रख के लोगों के मसाइल को समझे। जैसे आप अपनों की तकलीफ़ को महसूस करते हैं इस तरह अपने लोगों की तकलीफ़ को भी महसूस करें और इनका अच्छे तरीके से ख्याल करें। फिर हम तालीम के महकमे में अच्छे तरीके से कोई नई इनोवेशंस लेके आएंगे ताकि हमारी तालीम जो है
हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो वर्ल्ड के बराबर हो, क्योंकि जब हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं तो हम हमें एक रैंक नीचे रखते हैं, तो हमें वहाँ पे कोर्स करने पड़ते हैं। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि हमारी जो तालीम का सिस्टम है इसे यहीं पे हम अपने ग्रास रूट लेवल पे बेहतर करें, और इसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, कुछ और दूसरी चीज़ें हैं, लोगों के मसाइल हैं, बिजली के मसले हैं, गैस के मसले हैं, और जहाँ तक हो सकेगा इंशाल्लाह ताला अपने लोगों को मायूस नहीं करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, यहाँ पर नौजवान काफ़ी तादाद में इमरान खान ने अपने साथ मिलाए हैं, तो आप क्या प्लान करके उनको अपने साथ मिलाएंगे? सर मैं सिर्फ इस वाले से यही कहूँगा कि नौजवानों को देखना चाहिए कि इनका नुमाइंदा वही हो सकता है नौजवानों का जो खुद नौजवान हो। जो नौजवानों के मसाइल सर मैं देख सकता हूँ, वो ज़ाहिर सी बात है, वो एक आदमी ऐसा जो इनसे उम्र में बड़ा हो, वो इनके मसाइल का इनके लेवल पे आके उनकी मेरे साथ जो कंपेटिबिलिटी हो सकती है वो खान साहब के साथ या किसी भी और लीडर के साथ जो इनसे उम्र में बड़ा है। मुझे आज के दौर में रहते हुए अपने नौजवान बहनों और भाइयों के मसाइल पता हैं कि क्या हैं, क्योंकि हमारा एज जो गैप होता है वो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो मैं जो हल कर सकता हूँ या कोई भी नौजवान जो अपने नौजवान भाइयों और बहनों का ख्याल कर सकता है, वो बड़े लीडर्स हो बिल्कुल नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे ये भी इसमें बता दीजिएगा आपके हल्के के अन्य 109 के मसाइल क्या क्या हैं? सर हमारे हल्के में सर सबसे पहले तो सीवरेज के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, रोड्स के हैं, और हमारे स्कूलों की हालत बिल्कुल खस्ता हो चुकी है। हमारे जो जनाज़ गाह हैं उनकी कोई रिपेयरेंस नहीं है, और इसके साथ साथ और भी मसाइल हैं। सेहत के हवाले से जो हमारी डिस्पेंसरीज़ हैं उनकी इमारतें बिल्कुल बसीदा हो चुकी हैं, ठीक है। तो ऐसी जो हमारे जो वेटनरी हॉस्पिटल हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है। इस तरह की और छोटी मोटी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो मसाइल हैं हल्के में। अच्छा, आज़ाद उम्मीदवार अक्सर जीत कर पार्टी के साथ शामिल हो जाते हैं, किसी न किसी पार्टी के साथ, को किसके साथ इलाहाक करेंगे अगर असम्बली में जाते हैं तो? सर अल्लाह ताला इज़्ज़त दे, सेहत दे, तो इंशाल्लाह ताला इसका फ़ैसला इंशाल्लाह ताला जीतने के बाद होगा कि जिधर मेरे दोस्त कहेंगे, हल्के की आवाम कहेगी, तो देखेंगे कि क्या बनता है। अच्छा, ये बताइएगा, आपके हल्के में यहाँ पर नून लीग का कोई भी उम्मीदवार सामने नहीं आया, एक बड़ी पार्टी थी, क्या वजह बनी? सर वो PDM का बाइकाट है, और इस वजह से इनका कोई भी कैंडिडेट नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए काफ़ी स्पेस है कि हम इनके वोटर्स को मोटिवेट करें, क्योंकि PTI के साथ हमारा 1-to-1 मुकाबला है, और इंशाल्लाह ताला मैं पूरी उम्मीद हूँ कि हालात ऐसे बने हुए हैं कि इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा हल्के का MNA एक नौजवान ही होगा इंशाल्लाह। इस हवाले से सरदार मुजम्मल सरवर डोगर हमारे साथ मौजूद थे, जो बता रहे थे अपना प्लान बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने जीत के लिए जो प्लान मुरतब किया, और उसके अलावा बता रहे थे कि अगर असम्बली में जाते हैं तो नौजवानों के मसाइल, सेहत के मसाइल, जो बेहतर यहाँ पर पब्लिक के लिए किया जा सकता है वो तमाम जो काम करेंगे। कई सालों से हल्के में मौजूद है, उम्मीद रखते हैं कि यहाँ पर इस वक्त जो स्पेस मौजूद है, महंगाई की वजह से लोग बिलबिला उठे हैं, तमाम सियासी पार्टीज़ हुकूमत में मौजूद हैं, इसके बावजूद अवामी मसाइल का कोई नहीं सोच रहा। तो इन हालात में ये समझते हैं कि असम्बली में जाके लोगों की आवाज़ उठानी चाहिए। नाज़रीन, अभी हमारे साथ ही रहिएगा। जब बात करें यहाँ पर फैसलाबाद की सियासत के हवाले से, तो अभी ज़िमनी इंतखाबात भी चल रहे हैं, प्रोविंशियल इलेक्शंस की अभी तारीख सामने नहीं आई, बल्दियात की नहीं आई, ताहम इनकी हल्का बंदियाँ हो चुकी हैं। जनरल इलेक्शन किसी भी वक्त अगर अनाउंस होते हैं तो तैयारियाँ मुकम्मल होंगी। तो यहाँ पर हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मौजूद है, हसन आकाश जट, उनसे हम बात भी करेंगे। हसन साहब, ये बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या पॉलिसी है इन इलेक्शंस को लेकर? ज़िमनी इंतखाबात में तो अपने बंदे खड़े कर दिए, अगर बल्दियात या यहाँ पर सूबे के इलेक्शन होते हैं तो क्या पॉलिसी होगी? देखिए, जो खान साहब का वी है ना, उसके मुताबिक तो यही है जो हम अपनी रिलीज़ भी निकाल रहे हैं कि जनरल इलेक्शन कराए जाएँ। अगर जनरल इलेक्शन होते हैं तो मुल्क जो है क्राइसिस से बाहर आएगा। एक सिर्फ ये लास्ट ऑप्शन है। अगर जनरल इलेक्शन नहीं होंगे तो आपके सामने देख लें डे बाय डे कितनी महंगाई होती जा रही है। लास्ट नाइट भी इन्होंने जो है वो पेट्रोल 22 रुपये तकरीबन बढ़ा दिया। अब एक गरीब आदमी जो 2 टाइम का खाना अपना नहीं पूरा कर पा रहा अपने घर का, तो वो बाकी अखराजात, अपनी दवाइयात, अपने घरों के बिल से कहाँ से जमा करवाएगा? इन्होंने लोगों को मजबूर कर दिया खुदकुशियों के लिए। अब अदालत ने भी फैसला दे चुकी है कि 9 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाएं, पर इन्हें चाहिए था कि डेट अनाउंस करें, पर इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कोई फाइनल डेट नहीं दी है। अब देखें, उम्मीद है कि 1-2 दिनों के अंदर कोई डेट आएगी, पर अभी तक कोई हतमी ऐलान नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है अगर अब इलेक्शन होगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस पोजीशन में होगी?
देखें आपके सामने इलेक्शन ना कराने का मकसद ही इनका पीडीएम का यही है कि अगर इलेक्शन होता है तो इंशाल्लाह ताला खान साहब क्लीन स्वीप करेंगे, 2 तारीख सीएस से आएंगे और पंजाब में भी हमारी हुकूमत होगी। जनरल इलेक्शन अगर हो जाता है तो वफाक में भी हमारी हुकूमत होगी। हम तो बड़े पुरुम्मीद हैं और आपके सामने आप देख रहे हैं इन्होंने महंगाई से अवाम का हाल ही कर दिया। वो लोगों की आखिरी जो उम्मीद है, पहली और आखिरी उम्मीद इमरान खान साहब है। अच्छा, मुझे इसमें ये बताइएगा, यहाँ पर इन हलकों में जो इस्तीफ़े दे दिए थे, इस्तीफ़े वापस ले लिए, अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या देखते हैं फैसलाबाद के 2 ज़िमनी हलकों में इलेक्शन होगा, क्या नतीजा आएगा? इंशाल्लाह ताला हम यकीन के साथ ये कह सकते हैं कि पीटीआई विन करेगी। आप कहाँ से उम्मीदवार हैं? मैं PP 114 फ़रख हबीब साहब के नीचे MP का उम्मीदवार हूँ मैं। तो क्या अगर असम्बली में चले जाते हैं तो क्या जो है वो मंशूर आपका क्या होगा? देखिए हमारा VN खान साहब के साथ है, नौजवान खान साहब कहते हैं नौजवान की आदत को आगे आना चाहिए और खान साहब के साथ हम मिल के उनके साथ इंशाल्लाह काम करें, करप्शन का खात्मा करेंगे और अपने इलाके के जितने मसाइल होंगे फर्स्ट प्रायोरिटी पे उन्हें हल करेंगे। आपके हल्के के मसाइल हैं कौन कौन से? मेन यही है, सीवरेज के मसाइल हैं, हॉस्पिटल्स के हैं, उसके अलावा और लोगों की जो से जॉब वैकेंसीज़ वगैरह हैं, लोगों को सही हकूक़ नहीं मिल रहे, पुलिस स्टेशंस के हैं, इंशाल्लाह ताला फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम इनको हल करेंगे। अरे हबीब पर भी बड़ी तनकीद की जाती है कि पब्लिक को टाइम नहीं देते। ज़ाहिर बात है वो टाइम का थोड़ा बहुत इशू है, उन्होंने ऊपर भी मैनेज करना होता है, वो वज़ीर इत्तलात भी हैं इसके PTI के, उसके अलावा उन्होंने फिर ज़ाहिर बात है ऊपर भी मैनेज करना है, वो टीम का इसके मेंबर भी हैं कोर कमेटी के। तो हमारे हिसाब से तो फैसलाबाद में अगर सबसे ज़्यादा वर्किंग देखी जाए तो फ़रख हबीब साहब की है। अच्छा, अगर इलेक्शन बर वक्त नहीं होते, डिले हो जाते हैं जैसे कि कोशिश कर रही है PDM की क़यादत, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या प्लान होगा? हमारा यही प्लान होगा, हम एहतजाज करेंगे, रैलियों की सूरत में पुरअमन एहतजाज करेंगे और जो खान साहब अनाउंस करेंगे उसके मुताबिक हम चलेंगे। अच्छा, रैलीज़ जो की जा रही हैं इसका कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है जी। ये खान साहब ने कहा है कि आपको टिकट्स में भी बड़ी आपको ये उम्मीद मिलेगी कि आपको अगर आप जिसकी रैली कामयाब होगी, लास्ट बल्कि खान साहब ने हमसे जो जूम पे वीडियो खिताब किया था उसमें उन्होंने कैटेगरीज बनाई थी कि जिसकी अच्छी रैलीज होगी उसको टिकट में मार्क्स दिए जाएंगे, उस बुनियाद पर टिकट्स इशू किए जाएंगे। अभी तक कितनी रैलीज़ आप निकाल चुके हैं? हम तकरीबन जब से हमारी हुकूमत गई है 44 एहतजाज जो उनसे हम करवा चुके हैं, जिसमें हमने अपनी जो रैलीज़ निकाली हैं वो 4 हैं। अच्छा, आपको लगता है कि जो एहतजाज किए जा रहे हैं इसके कोई पब्लिक की नज़र में इसका अच्छा इमेज बन रहा है या बुरा बन रहा है? नहीं बन रहा है जी। पब्लिक देखे, पब्लिक के पास ऑप्शन ही कोई नहीं है, पब्लिक सारी हमारे साथ है, एहतजाज के अंदर आती हैं। लोगों के पास अगर कोई ऑप्शन हो तो वो सोचें, उनके पास ऑप्शन ही ये है कि खान साहब आएंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। अच्छा, इमरान खान को गिरफ़्तार करने की तैयारी की जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? खान साहब को कभी भी गिरफ़्तार नहीं कर सकते, इनकी गलत फहमी है। खान साहब के पास स्ट्रीट पावर बहुत ज़्यादा है। खान साहब के जो सपोर्टर्स हैं वो खान साहब पहले उन्हें गिरफ़्तार करेंगे तो उसके बाद खान साहब को गिरफ़्तार किया जाएगा। अगर गिरफ़्तारी होती है तो क्या होगा? सबसे पहले हमें गिरफ़्तार करेंगे, उसके बाद गिरफ़्तार कर सकते हैं ना खान साहब को। खान साहब को गिरफ़्तार कर ही नहीं सकते। किस बेस पे गिरफ़्तार करेंगे? कोई ऐसा केस, कोई ऐसी चीज़ है इनके पास जिस पे कुछ भी नहीं है? जो सब कुछ है झूठ है, बेबुनियाद है। कोई प्रोटेस्ट का प्लान भी होगा? उसके लिए हमारी ड्यूटीज़ लगाई गई हैं सिटी की तरफ से भी। जो सिटी क़यादत है हमारी, उन्होंने बताया कि आपने एवरी डे यानी कि लिस्ट शेड्यूल आता है कि फैसलाबाद से और ज़िले से इतने लोग जो हैं खान साहब की सिक्योरिटी के लिए जाएंगे। और जब हम जाते हैं, अगर हमारा 500 का शेड्यूल होता है तो वहाँ पे आगे 5-6 हज़ार लोग तो ऑलरेडी बैठे हैं। अच्छा, इसमें ये बताइएगा, जब 2018 में हुकूमत आई थी उसके बाद 2022 तक भी महंगाई अच्छी खासी रही है। ये 22 के बाद तो खैर इनकी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन खान साहब की हुकूमत में भी महंगाई ने अवाम का पीछा नहीं छोड़ा था। देखिए महंगाई ऑल ओवर द वर्ल्ड थी। आपको पता है 2019 में कोविड आ गया, कोविड की वजह से पूरी दुनिया मुतासर हुई। पर पाकिस्तान ने जैसे खान साहब की पॉलिसीज़ के अंदर सर्वाइव किया है, पूरी दुनिया ने खान साहब को दाद दी है कि खान साहब ने जो स्मार्ट लॉकडाउन मुतारफ़ करवाया था, उसके बावजूद आप देख लें हमारी वो 3.5-4 साल की हुकूमत और इनकी 6 साल की हुकूमत, इन्होंने 200-300% महंगाई कर दी। हमने तो कोई 10% या 20% की होगी। अच्छा, आपको लगता है कि PTI नए लोगों को मौका देगी? हमें उम्मीद है और इंशाल्लाह ताला ज़रूर देगी। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ हसन आकाश जट मौजूद थे जो कि उम्मीदवार PP 114 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज़ का दफ़ा कर रहे थे। देखते हैं अभी क्या नतीजा निकलता था। हम अभी तक जो इलेक्शंस के हवाले से PDM की जानब से प्रोविंशियल इलेक्शन की कोई डेट नहीं दी गई और अभी कौमी असम्बली वो चल रही है और एक्सपेक्टेड है कि वो अगस्त तक चलेगी। तो ये जो इलेक्शंस है वो अक्टूबर-नवंबर में दिखाई दे रहे हैं। ताहम तब तक क्या सिनेरियो रहता है, साथ साथ आपको अपडेट रखते जाएंगे। अभी हमारे साथ ही रहिएगा। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर। ये जो अज़ाब है हम दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें।
जो साहब हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। जब बात करें यहाँ पर इलेक्शन के हवाले से ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियाँ अरूज पारा, उम्मीदवारों की जानब से कागजात नामजदगी जमा करवाए जा चुके हैं, स्क्रूटनी का मरहला चल रहा है। तो यहाँ पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा नजफ वडाइच हमारे साथ मौजूद है। कि वडाइच साहब बताइएगा, इलेक्शन लड़ा जा रहा है इस बार? जी हमें चूँकि अभी कल पता चला है कि हमारी पार्टी ने, पीपल्स पार्टी ने इस इलेक्शन का बाइकआउट कर दी है, तो इस वजह से हमें इस इलेक्शन में अभी तक तो अपने कागजात की स्क्राउंडिंग मुकम्मल करवाई है, तो अभी ऑफिशियली हमें तक अभी कोई रिपोर्ट नहीं मिली। जैसे ही पार्टी की तरफ से कोई आर्डर होगा हम पार्टी के पाबंद हैं जी। अच्छा, अगर पार्टी इलेक्शन में जाती है तो आप लड़ेंगे, अगर नहीं जाती तो आप बाइकआउट करके कागजात नामजदगी वापस ले लेंगे? जी बिल्कुल, पार्टी के पाबंद हैं। पार्टी की वजह से हमने कागजात जमा करवाए हैं और कागजात अगर पार्टी कहेगी तो हम वापस ले लेंगे, अगर पार्टी कहेगी पार्टिसिपेट करें तो हम पार्टिसिपेट करेंगे। क्या लग रहा है इन हालात में इलेक्शन लड़ना मुमकिन है? इन हालात में मैं समझा नहीं आपकी बात को। जो महंगाई वगैरह चल रही है, जो सूरत हाल है। देखिए ये महंगाई एक टनोरा है। अब इस चीज़ को आप भी मीडिया वाले हैं कि ये चीज़ हमारे गल पड़ गई है, तो ये जो इसका बेसिक पीछे थिंक एंड थैंक है, जब हम पब्लिक में जाएंगे लोगों को ब्रीफ करेंगे। अभी तो उनका डोल बज रहा है, जब हमने अपना डोल बजाना है तो फिर हमें भी तमाशा लगाना है लोगों को, हम भी अपना विजन बताएंगे। अच्छा, ज़िमनी इलेक्शन में काफ़ी पीडीएम को शिकस्तों का सामना करना पड़ा था। पीडीएम ने, हमने वो वन मैन शो ने लड़ा है, पीपल्स पार्टी ने तो 2 इलेक्शन लड़े हैं, दोनों विन किए हैं। अच्छा, आपको लगता है कि नून लीग पीडीएम का हिस्सा नहीं है? पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा ही नहीं है। अच्छा, तो वैसे इत्तेहाद में मौजूद है? जी हम उसका अलायंस ज़रूर हैं, पर हम पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है। तो फिर ये इलेक्शन में जो बाइकआउट करना है, ये पीडीएम का फैसला, पीपल्स पार्टी तो लड़ना चाहती है। देखिए कल की डेट तक हमने जरदारी साहब ने अपने तमाम हलका से, जो 35 हलका से इलेक्शन हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने तमाम अपने कैंडिडेट्स दिए हैं। और चूँकि जब आप किसी के इत्तेहादी होते हैं तो फिर प्रेशर तो होता है, तो पीपल्स पार्टी ने यहाँ तो अपने कैंडिडेट ना दिए होते तो फिर हम समझते कि पीडीएम ने बाइकआउट किया है। तो इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि इलेक्शन में पीडीएम ने बाइकआउट किया था, पीपल्स पार्टी ने बाइकआउट नहीं किया। जब प्रेशर पड़ा है हमारे साथ पीडीएम का, क्योंकि हम उनके कोरिलेशन पार्टनर हैं, तो इस वजह से हमने भी बाइकआउट किया है। अच्छा, अभी 2023 के इंतखाबात में जब आप जाते हैं, जनरल इंतखाबात जब भी हुए, क्या मंशूर होगा तब? पीपल्स पार्टी के मंशूर को सब लोग कॉपी करते हैं। नहीं, क्या होगा, मतलब जो रोटी कपड़ा मकान का नारा तो चल रहा है, वो भी चलता भी रहेगा, हमेशा वो वैलिड रहेगा। इसके अलावा नौजवानों को मोटिवेट करने के लिए, अपने साथ मिलाने के लिए क्या नई चीज़ें सामने ला रहे हैं? ये आपने बड़ी प्यारी बात की है। नौजवानों को 3 साल इस बंदे ने नौजवानों को साथ अपना मिलाया। मुझे पूरे पाकिस्तान में एक नौकरी बता दे के दी है, वाहद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो नौकरी देती है। आप किसी भी महकमे में चले जाएं, आप किसी भी बंदे से पूछें तो नौकरी पीपल्स पार्टी ने ही दी है। नौजवानों का फ्यूचर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सिक्योर होता है। नौकरियां देते हैं लोगों को, लोगों के वसाइल, लोगों को अपना, नौजवानों को लोन दिया जाता है, पीपल्स पार्टी के दौर में दिया जाता है। और पीपल्स पार्टी में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है जिनमें गरीब लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। अब ये जो महंगाई का है, ये हमारे ऊपर एक लोगो लगा हुआ है। इस चीज़ को आप लोग मीडिया वाले हैं, इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से ब्रीफ किया करें कि जो 3 साल की पिछली पॉलिसीज़ थी खान साहब की, उसकी वजह से तो हमें ये अब मुश्किलात, अगर एक तरफ था मुल्क, एक तरफ था मुश्किल फ़ैसले किए हैं इस मुल्क की खातिर, तो इस वजह से हमें ये मुश्किलात आएंगी। बाकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीपल्स पार्टी इसको एंजॉय कर रही है और इलेक्शन अच्छा लड़ेगी। अच्छा, 2008 से 13 के दरमियान आपकी हुकूमत रही है, जिसके बाद पंजाब में जो है वो बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा और बहुत सारी सीटें फारग हो गई हैं। क्या समझते हैं तब क्या वजह बनी थी? सिर्फ उसमें जो हमारा मिसाक जमहूरियत हुआ था, उसकी वजह से जो जरदारी साहब हमारे लीडर हैं, हमारे मोहतरम हैं, हमारे कायद हैं, और हमारी पार्टी पॉलिसी जरदारी साहब की नहीं, पीपल्स पार्टी की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की वजह से जो हमने मिसाक जमहूरियत पर अमल किया था। मिसाक जमहूरियत में जाकर हमने, जब किसी पार्टी का मेंटेन होता है, हमें मिसाक जमहूरियत में हमें ये कहा गया कि उसका साथ देना है, जो हमने वो 3-5 साल साथ दिया है। पीपल्स पार्टी का वोटर एंटी मुस्लिम लीग नून, वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा नून लीग को, तो इस वजह से वो जब डिसाइड हुआ, वो तमाम कन्वर्ट टू पीटीआई हुआ। अब पीटीआई है कौन है? पीटीआई का कोई अपना ज़ाती वोट बैंक नहीं है नौजवानों के अलावा, वो तमाम पीपल्स पार्टी है।
तो इंशाल्लाह ताला वो रिवाइवल वापस आएगा। सिंध में पीपल्स पार्टी मौजूद है, जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी मौजूद है, कश्मीर में पीपल्स पार्टी मौजूद है, गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी मौजूद है, बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी मौजूद है। इस सेंट्रल पंजाब की सिर्फ माजरत के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग यहाँ पर पावर पॉलिटिक्स में रहना पसंद करते हैं, लोग अपने मफादात को कैश करते हैं। हमारे यहाँ के सिटिंग MNA और भी दूसरे MNA तमाम पीपल्स पार्टी से ही गए हैं। अच्छा, ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि यहाँ पर मसला ये है कि जो सूरत हाल चल रही है, मिसाक़ जमहूरियत में आपको नाकामी का सामना करना पड़ा, तो अभी क्या मिसाक़ जमहूरियत से पीछे हट गए आप? नहीं, मिसाक़ जमहूरियत से हम पीछे नहीं हटे हैं। हम पहले भी इसकी वजह से इस चीज़ को हमारी पार्टी को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है और हम अभी भी यही कहेंगे कि अगर अब मिसाक़ जमहूरियत नहीं है, माजरत के साथ ये जो हमें एक साल साथ देना पड़ रहा है, एक तरफ मुल्क है, एक तरफ जमहूरियत है। मुझे ये बताएं, ये जो लोग MNA का कैंडिडेट्स आप PTI के 12-12 लोग फ्लैक्सें लगा रहे हैं, यकीन करेंगे आज से एक साल पहले तो कोई उनके खान साहब का टिकट का उम्मीदवार भी नहीं था रह गया कि खान साहब की पॉलिसीज़ की वजह से। अब जैसे ही ये हमने ये पाड़ा मुल्क अपने सर पर लिया है तो तमाम लोग महंगाई का टंडोरा पीट रहे हैं। और इस चीज़ को लोगों को भी समझना चाहिए कि ये किसकी वजह से हमें ये मुश्किलात फेस करनी पड़ रही हैं। अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि अब बात करें यहाँ पर महंगाई के हवाले से, दूसरी बातें तमाम आपने कर ली, कंस्पायरेसी थ्योरी या एक प्लानिंग चल रही है कि नीचे जो मरीम नवाज़ पंजाब में इलेक्शन लड़ेंगी, बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। क्या आपको लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2023 के आम इंतखाबात में इतनी पोजीशंस ले सकती है? क्या आप हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकते हैं? पीपल्स पार्टी वफाक की अलामत है भाई, और पीपल्स पार्टी में सबसे पहले जो आपने बात की है कि पीपल्स पार्टी हर जगह, मैंने आपको पहले भी बताया, पीपल्स पार्टी हर जगह सरवाइव कर रही है। और जब भी कोई भी जमात तमाम पाकिस्तान में सरवाइव कर रही हो तो वो अपनी गवर्नमेंट वफाक में बनाने की पोजीशन में होती है। तो इंशाल्लाह ताला बिलावल भुट्टो साहब जब वज़ीर ख़ारजा हैं इस टाइम, तो वज़ीर ख़ारजा उनकी ख़ारजा पॉलिसीज़ आपने देखी हैं कि माशाल्लाह नौजवान लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है, बाहर के ममालिक के साथ उसके राब्ते बहुत ज़्यादा अच्छे जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला जब नौजवान आएगा, पढ़ा लिखा है, तो मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा, तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की की जानब जाएगा। अच्छा, फॉरेन पॉलिसी में हम बेहतर जा रहे हैं, बिलावल बड़े एक्टिव हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर आप क्यों नहीं हैं? सोशल मीडिया में प्रॉब्लम ये है कि जी सोशल मीडिया में जो एक सोशल मीडिया हाइकर है ना जी, वो PTI है। जितना वो उनका सोशल मीडिया बूम पे, उस पे हमारी जमात, मैं माज़रत से अपनी पार्टी से कहूँगा कि हम लोग उसमें बहुत ज़्यादा पीछे हैं। हमारे अच्छे काम भी हमारे बुरे नज़र आते हैं। तो अब आप बताएं ना कि जी अब खान साहब ने ये कहा जी बिलावल भुट्टो मुल्क में ही नहीं बैठ रहा जी, जिस दिन का, मुझे ये बताएं वो वज़ीर ख़ारजा है, ख़ारजा का काम क्या होता है कि बाहरले ममालिक के वज़रा के साथ ख़ारजा पॉलिसी को बनाना के बजाय उसका रोडों पर ट्रक लेकर घूमना वज़ीर ख़ारजा का ये काम है। हमने अपने आगे इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। इस मुल्क को खुदारा खान साहब चलने दें, आपसे मेरी दरख्वास्त है। इस मुल्क का आगे कुछ नहीं रहा है। महंगाई एक तरफ है, अफरा दफरी की मुल्क में जो अलामत है ना, उसकी वजह से हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर पीपल्स पार्टी का वज़ीर ख़जाना होता तब भी यही सूरत हाल होती? नहीं, देखें पीपल्स पार्टी, हम ये नहीं कहते कि पीपल्स पार्टी का ज़ाहिर है मुश्किल अक़दाम थे, तो पीपल्स पार्टी का अगर वज़ीर ख़ारजा होता तो हमें भी ये मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ने थे। इसमें ये नहीं है कि आज हम कहें कि नून लीग वाले गलत डिसीजन ले रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया भाई कि ये जो मुल्क के लिए हम मुश्किल फ़ैसले ले रहे हैं, कोई बंदा अपने घर पेट्रोल के पैसे नहीं लेकर जा रहा, इस मुल्क को दे रहे हैं। यहाँ ये 4 माह 5 माह में एक बंदे को पता हो कि मैंने दोबारा पब्लिक में वोट लेने जाना है, तो वो फिर ऐसे फ़ैसले करे, ये वो तो अपने आप को खुदकुशी करने के बराबर है ना। ये सिलसिला कहाँ पे रुकेगा? ये सिलसिला इंशाअल्लाह ताला जिस दिन IMF, हम ज़रूरत नहीं है हमें ये कहने के, मेरे मुंह पर ये अल्फाज अच्छे नहीं लगते कि हमें बेकारियों की तरह IMF से पैसे लेने पड़े हैं, पर मजबूरी है, क्या करें, कर्ज़ के बगैर हम मुल्क नहीं चल पाएगा। तो जब हम IMF से लोन आएगा उसके बाद इंशाअल्लाह ताला रिलीफ़ की जानब हम जाएंगे, क्योंकि IMF की वजह क्या है?
IMF की वजह ये है कि जब IMF हमें लोन देगा, ये नहीं कि हमारे पास पैसे आ जाएंगे, सिर्फ ये है कि हमारी जो तजारत है तमाम ममालिक हमारे ऊपर ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि IMF से जब आपको लेटर मिलता है तो तमाम लोगों को पता चल जाता है कि इसके ऊपर IMF ने ट्रस्ट करके लोन दिया है, तो फिर हमारी तजारत चलेगी, हमारी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चलेगी, तो हमारे बिज़नेस खुलेंगे। जब हमारे बिज़नेस खुलेंगे तो इंशाल्लाह ताला इस मुल्क को सर्वाइविंग मिलेगी। पिछले साल मार्च में पंगा लेने की ज़रूरत क्या थी? ये देखें, आप लोग ये कहते हैं, ये हम लोगों ने आज तक यही हम सुनते आ रहे हैं कि जनरल बाजवा ने गवर्नमेंट गुजारी है, कराई है खान साहब की, या रजीम चेंज हुआ है। ये बात नहीं है। वाहिद पाकिस्तान का मुल्क का ये वज़ीर आज़म है जो अदम एतमाद के साथ गिरा है। तो ये सियासत है। सियासत में आप मेरे साथ अगर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मैं अपने पते तो शो करूँगा ना जी। तो वो तो हमने अपनी सियासत की है, ऐसी कोई वजह नहीं कि हमने इनको गिराया या उन्होंने गिराया, ये वो अपनी गलतियों की वजह से गिरे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नजफ़ वड़ाइच मौजूद है। अभी पार्टी फैसला कर लेगी कि इलेक्शन लड़ते हैं या नहीं, ताहम बड़े पुरुमीद नज़र आते हैं कि आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पर बड़ी सीटें पंजाब से निकालने जा रही है। प्लान किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकलें। इनकी जानब से तनकीद का निशाना भी बनाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसीज़ आदम इस्तेहकाम की, जिसकी वजह से मुल्क नहीं चल पा रहा। ताहम IMF की डील के बाद ये समझते हैं कि मुल्क काफ़ी बेहतर हो जाएगा। नाज़रीन, अभी हमारे साथ रहिएगा। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है, हंगामी दौरों के साथ में कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है, हंगामी दौरों के साथ में कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। जब बात करें यहाँ पर बाई इलेक्शन के हवाले से, तो फैसलाबाद में 2 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, NA-107 और NA-109 में। यहाँ पर 2018 में NA-107 में शेख खुर्रम शहजाद MNA मुंतखब हुए थे। NA-109 से यहाँ पर फैज़ुल्लाह कमोका MNA मुंतखब हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर। दोनों लोग जीते थे। जब इन्होंने असम्बली में रिज़ाइन किया यहाँ पर 2022 में, अब इनके इस्तीफ़े कबूल कर लिए गए, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से यहाँ पर इन हलकों को खाली डी नोटिफाई कर दिया गया और यहाँ पर इंतखाबात अनाउंस कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर अब इंतखाबात 19 मार्च को होने जा रहे हैं। तो इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं, स्क्रूटनी कब तक जारी रहेगी, क्या प्रोसीजर होगा, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ फोकल पर्सन इलेक्शन ऑफिसर ज़रोया अमजद मौजूद है। मैम, थैंक यू, आपने टाइम दिया। मुझे ये बताइएगा क्या डिटेल्स हैं जी इन दोनों हलकों के इंतखाबात शुरू होने वाले? जी अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद की 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ NA-107 और NA-109 में मोरखा 19 मार्च 2023 को इलेक्शन होने जा रहा है और इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर्स दोनों जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उसमें मुतय्यन कर दिए गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर्स को दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में उम्मीदवार जो हैं उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दिए हैं। अगर बात की जाए NA-107 की, तो 14 जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर जो हैं NA-107 की कॉन्स्टिट्यूंसी में फ़ाइल किए हैं और NA-109 में 12 जो कैंडिडेट हैं उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए हैं। अगर बात की जाए इंतखाबी इंतज़ामात की, तो इस पर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और दोनों रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पे काम कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी के साथ लाइजॉन में हैं ताकि जो आने वाले इंतखाबात हैं वो स्मूथ तरीके से पाए तकमील तक पहुँच सकें। अच्छा, इसमें डिटेल बताइएगा जी, स्क्रूटनी का अमल कब शुरू होगा, कब तक होगा, उम्मीदवारों के जो कागजात नामजदगी कब तक जो है वो हतमी जो है वो फरिश्त अवेज़ा की जाएगी आपकी जानब से? जी, दोनों रिटर्निंग ऑफिसर्स NA-107 और NA-109 के जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो स्क्रूटनी नॉमिनेशन पेपर्स की कर रही हैं और 18 तक जो है नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी की जाएगी। इसके बाद जो है अगला प्रोसेस होगा 2 मार्च तक जो है वो उम्मीदवारों को इंतखाबी सिंबल्स जो हैं वो अलॉट किए जाएंगे और उसके बाद 19 को पोलिंग होगी। अच्छा, 19 को पोलिंग के हवाले से क्या ज़ाब्ता अखलाक बनाया गया, कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन की जानब से क्या बनाया गया? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उम्मीदवारों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो मुरतब किया गया है, जो पोल डे से पहले का भी है और पोल डे के दिन के लिए भी है।
तो उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं की पॉइंट्स की बात करूं तो उसमें ये मेंशन है कि जो पोल डे से पहले जो उम्मीदवारों ने अपनी कैंपेन करनी है उसका बाकायदा कोड ऑफ कंडक्ट बताया गया है। उन्होंने पब्लिसिटी मटेरियल कौन सा यूज़ करना है उसके स्पेसिफाइड साइजेस बताए गए हैं। इसी तरह डेवलपमेंटल स्कीम का मेंशन किया गया है कि जब स्केड्यूल अनाउंस हो गया है तो ऐसे उम्मीदवार जो इंतखाबी अमल में हिस्सा ले रहे हैं तो वो कोई भी इन दिनों में जब तक के कोई उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं हो जाता उस कॉन्स्टिट्यूंसी में तब तक वो कोई डेवलपमेंट स्कीम जो है वो अनाउंस नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें जो डेवलपमेंट स्कीम का आपने बताया भर्तियों का, वो पाबंदी तो ऑलरेडी जो लग चुकी है, तो इलेक्शन का कमीशन का काम खासा आसान हो जाएगा। सर इस पे इलेक्शन कमीशन चूँकि एक आइनी अदारा है और उसका शुरू से ही मैंडेट यही रहा है कि आज़ादाना, मुनसफ़ाना और गैर जानबदाराना इलेक्शंस को कंडक्ट करना। तो इसी मतलब के एस्पेक्ट को मलहूज़े ख़ातर रखते हुए इलेक्शन कमीशन हर बार ही कोड ऑफ कंडक्ट उम्मीदवारों के लिए मरतब करता है। इस बार भी उन्होंने मरतब किया है ताकि जो इलेक्शन है उसको फ्री, फेयर और स्मूथ वे में कंडक्ट किया जा सके। अच्छा मैडम, पिछले बरस भी ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर चक जुमरा में भी हुए, सूबाई असम्बली के शहर में जो एनए के हुए, तो वहाँ पर रिज़ल्ट मैनेजमेंट सिस्टम था, बड़ा अच्छा चलता रहा। तो अभी भी रिज़ल्ट मैनेजमेंट सिस्टम को अप्लाई किया जाएगा? जी सर, तवक्को की जा सकती है, यानी उम्मीद है कि जो रिज़ल्ट मैनेजमेंट सिस्टम है वो यूज़ किया जाएगा। तो आम इंतखाबात में भी यही प्रैक्टिस होगी? सर आम इंतखाबात के लिए अभी मतलब जैसे ही हमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से डायरेक्शन आएगी हम पुरुम्मीद हैं कि आरएमएस का जो सिस्टम है उसको यूज़ किया जाएगा। जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हमें जैसे डायरेक्शन आएगी, इंस्ट्रक्शन आएगी, हम उसको फॉलो करने के पाबंद हैं। अच्छा मैडम, प्रोविंशियल इलेक्शन की भी तारीख अभी अनाउंस नहीं हुई, हो जाएगी। तो बल्दियाती इलेक्शन की तारीख तो अनाउंस नहीं हुई, लेकिन तैयारियाँ आपकी कहाँ तक पहुँची हैं? अगर बात की जाए लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस की तो जो फ़ाइनल लिस्ट ऑफ डिलिमिटेशन है, हल्का बंदियों की जो फ़ाइनल लिस्ट है वो पब्लिश कर दी गई है। उसके अकॉर्डिंगली ऐसे है कि ज़िला फैसलाबाद में टोटल 315 काउंसिल्स बनाई गई हैं और अगर बात की जाए मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की तो उसमें 140 काउंसिल्स बनाई गई हैं। अगर बात की जाए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की तो उसमें 175 जो है वो काउंसिल्स बनाई गई हैं। अच्छा, बल्दियात की जो हल्का बंदियाँ मुकम्मल हो गई, आम इंतखाबात की हल्का बंदियों का क्या स्टेटस? आम इंतखाबात अगर हम बात करें नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली के लिए हल्का बंदियों की तो वो 2022 में हल्का बंदियाँ जो हैं वो उसकी फ़ाइनल पब्लिकेशन कर दी गई है। यानी कि कभी भी इलेक्शन अनाउंस होता है तो ये प्रोसीजर जो है वो सारा मुकम्मल हो चुका है। अगर बात की जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किए गए इंतज़ामात की तो इलेक्शन कमीशन इस पे प्रोएक्टिवली काम कर रहा है और उसने किया भी है। इसका एविडेंस इस बात से दिया जा सकता है कि जनरल इलेक्शन की फ़ाइनल जो डिलिमिटेशन है उसको पब्लिश किया गया 2022 में। फ़ाइनल इलेक्टोरल रूल की पब्लिकेशन की गई अक्टूबर 2022 में। अच्छा मैडम, इसमें ये भी बताइएगा, अभी जो प्रैक्टिस आपकी चल रही थी घर घर जाकर वोटर्स की तस्दीकी मुहिम, उसका क्या स्टेटस है? ऐसे है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मैंडेट जो मैं बार बार कह रही हूँ कि ज़ादाना, मुनसफ़ाना और गैर जानबदाराना इलेक्शंस को कंडक्ट कराना, तो ये तब ही मुमकिन होगा जब हमारा इलेक्टोरल रोल, जब हमारी इंतखाबी फ़रिश्तें एरर फ्री होंगी। तो इस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बहुत बड़ी एक्सरसाइज की पास्ट मंथ्स में, डोर टू डोर वेरिफिकेशन, घर घर जाके वोटों की तस्दीक, और उसको डिफरेंट फेजेस में भी किया गया। और अभी हम पुरुम्मीद हैं और हमें पूरा यकीन है कि जो लिस्टें हैं वो हमारी किसी हद तक एरर फ्री हैं। अच्छा, ये जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं हो जाता तब तक लोग अपना वोट तब्दील करवा सकते हैं? अगर करवा सकते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है? चूँकि अब फैसलाबाद की दो जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं NA 107 और 109 में इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो जब ये इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद कोई भी शहरी, कोई भी वोटर आके अपना वोट मतलब तब्दील करा सकता है, ट्रांसफ़र करा सकता है। उस दौरान अगर इंतखाबात अनाउंस हो जाते हैं प्रोविंशियल के, तो तब भी ये पाबंदी रहेगी फिर? जब तक इलेक्शन स्केड्यूल जो है वो, अगर हम जनरल इलेक्शन की बात करते हैं ना, तो जब इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंस हो जाता है उसके बाद फिर ऐसा प्रोसेस नहीं होगा, यानी वो वोट ट्रांसफ़र नहीं होगा। इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंस होने से पहले कोई जो वोटर है वो अपने वोट का अंदराज करा सकता है और उसको ट्रांसफ़र करा सकता है। वैसे इसका प्रोसीजर क्या होता है जी?
इसमें ऐसे है कि हमारे पास फॉर्म 21, 22, 23 होता है। फॉर्म 21 अगर किसी ने अपना वोट दर्ज कराना है या ट्रांसफ़र कराना है तो वो फॉर्म 21 लेगा। अगर उसने वोट में दुरुस्ती करानी है तो वो फॉर्म 23 लेगा। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अवाम की सहूलत के लिए डिफरेंट जो है डिस्प्ले सेंटर्स, जिसको फॉर्म सबमिशन सेंटर्स कहते हैं, वो बनाए गए हैं। फैसलाबाद की बात की जाए तो 62 जो असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं, 62 जो उनके दफातर हैं, उनको फॉर्म सबमिशन सेंटर्स जो है वो डिक्लेयर किया गया है। हमारा जो अपना ऑफिस है वो फॉर्म सबमिशन सेंटर है, जिसको डिस्प्ले सेंटर कहते हैं, सॉरी वन विंडो सेंटर कहते हैं। तो जो पब्लिक है उसकी फैसिलिटेशन के लिए वो किसी भी वक्त आके ऑफिस टाइमिंग में वो फॉर्म जो है वो वसूल कर सकते हैं। कोई वोटर्स के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई पैगाम? ऐसे तमाम लोग जिनकी उम्र 18 साल है और उनके पास कौमी शनाख्ती कार्ड है, अगर वो आम इंतखाबात में जनरल इलेक्शन में अपने हक़ रायदही को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनसे गुजारिश है, उनसे अपील है कि अपने वोट को रजिस्टर्ड कराएं ताकि वो जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए अपना जो रूल है वो अदा कर सकें। अच्छा, ये जो आईडी कार्ड होल्डर्स होते हैं इनका वोट ऑटो तरीके से बन जाता है या आपके पास आना पड़ता है उन्हें वोट के लिए? सर ऐसे है कि उनके पास आईडी कार्ड होना ज़रूरी है और उनके आईडी कार्ड की बैक साइड पे 2 एड्रेसेस लिखे होते हैं, मुस्तकिल पता और आर्जी पता। तो वो आर्जी पता और मुस्तकिल पता के अकॉर्डिंगली वो अपना फॉर्म फिल करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारा अपना दफ्तर जो है वो वन विंडो सेंटर है, जिसको फॉर्म सबमिशन सेंटर कहते हैं। ARO के दफातर में भी फॉर्म पड़े हुए हैं, तो उधर जाकर उन्होंने फॉर्म फिल करना आता है तो उनका जो वोट है वो रजिस्टर्ड हो जाता है। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ इलेक्शन ऑफिसर ज़रोया अमजद मौजूद थी जो बता रही थी यहाँ पर क्या सिचुएशन हल्के की, क्या इनकी जानब से प्लान किया गया है, ज़ाब्ता अखलाक जो इंट्रोड्यूस करवा दिया गया इलेक्शन से कबल का या इलेक्शन का क्या प्रोसीजर होगा। अभी यहाँ पर 2 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं जहाँ पर 2 मार्च को हतमी फ़रिश्तें लग जाएंगी। PDM इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिस्सा ले रही है। आज़ाद उम्मीदवारों की सपोर्ट होती है या नहीं, PDM की क़यादत जो है वो कुछ ही दिनों में फ़ैसला कर लेगी और इसका क्या प्रोसीजर होगा, क्या ये इलेक्शन होंगे भी या नहीं। क्योंकि इससे कबल जो इंतखाबात थे वो लाहौर हाई कोर्ट की जानब से भी एक मरहले के जो 16 मार्च को होने जा रहे थे उनके जो इस्तीफ़े वो मुअत्तल किए गए थे। तो इनके बारे में अभी कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा था। हम उम्मीदवारों की जानब से अपने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानब से जो अपनी प्रैक्टिस जारी है। तो इसी हवाले से इलेक्शन ऑफिसर ये भी बता रही थी कि यहाँ पर जो लोकल बॉडीज़ का तमाम काम है वो भी उनकी जानब से मुकम्मल कर लिया गया। हल्का बंदियों की हतमी फ़रिस्त अवेज़ा कर दी गई। अब जब भी इलेक्शन डेट आएगी, चाहे वो बल्दियात की आए, चाहे आम इंतखाबात की, कौमी की आए या सूबाई की आए, या चाहे जब भी इकट्ठे हों, उनकी जानब से तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। और अब डिपेंड करता है कि हुकूमत जो है वो कब तारीख़ अनाउंस करती है, फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करेगा। तो नाज़रीन, आज हमने कोशिश की स्टेक होल्डर्स का मौक़िफ़ आप तक पहुँचाएँ। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। भाइयों वो तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें।